हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेव बेस के बारे में समझेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसको भी देखेंगे। तो आज काम थोड़ा सा आपको करना है, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा और आपको उसको समझना है और रिजल्ट निकाल के लाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेव बेस, आपने पिछले लेक्चर में बेस थ्योरम पढ़ी थी, आज नेव बेस है। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये रहता है कि बेस थ्योरम तब इस्तेमाल होती है जब आपके पास सिंगल फीचर हो, लेकिन जब आपके पास मिक्स फीचर हो, अगर हम आइरिस डेटा सेट को लेते हैं तो वहां पे आपके पास सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, वहां पे आपके पास 4 फीचर हैं और चारों फीचर का यूज करके, चारों फीचर्स हैं, मतलब एक सैंपल जो है उसमें 4 फीचर है और चारों फीचर को अगर हम यूज कर लें और तब उसको हम उसको कह लीजिए कि सैंपल करें, उसका निकालें कि वो किस सेट में आता है। अगर एक रेंडमली हमने कोई एक सैंपल ले लिया और फिर पता लगाना है कि उसको क्लासीफाई करना है वो किस में आएगा, तीनों में से एक क्लास में, तो सारे फीचर्स का जब यूज करेंगे तो वहां पे नेव बेस यूज होगी। तो इसमें और उसमें सिर्फ अंतर इतना सा होता है कि ये जो होता है प्रोडक्ट होता है आपकी क्वांटिटीज का, यानी मतलब जो आपके पास सैंपल है, ठीक है, उसमें अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ओवर सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी मतलब क्लास की प्रॉपर्टी और फिर उस ऑब्जेक्ट के उस क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बात सही है, यहाँ पे आपके पास 4 फीचर है, 4 फीचर है, तो यहाँ पे आप पहला फीचर रखेंगे, ठीक है, उस पहले फीचर की उस क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे फीचर की उस क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी, तीसरे फीचर की उस क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी और फोर्थ फीचर के उस क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी। माने अगर आइरिस डेटा सेट की बात करें तो 4 फीचर होते हैं, तो चारों फीचर को उस क्लास में, किसी एक क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस क्लास के आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्लस नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई है। तो आप बस इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, एक बार कर, जैसे कि मान लीजिए कोई फीचर है, ठीक है, तो उस फीचर को क्लास 1 में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ होगी, इनटू 3 क्लास नहीं तो 1/3, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, फिर इनटू मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट है, ठीक है, दूसरा फीचर को उस क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी इनटू फिर 1/3, फिर ब्रैकेट, फिर इनटू, फिर तीसरे फीचर के उस क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी इनटू 1/3, फिर ब्रैकेट, फिर इनटू चौथा फीचर को उस क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी इनटू 1/3। तो ये मतलब 4 है, सब एक साथ जो है प्रोडक्ट में है, लेकिन क्या है, कलेक्शन वाइज है, मतलब पहला फिर दूसरा फिर तीसरा आएगा रिजल्ट सेम, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये है कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा कि आपके पास मिक्स फीचर का प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी आएगी और ये बताएगी कि वो सैंपल किस क्लास को बिलोंग करता है। पहले आप ट्रेनिंग करेंगे, फिर आप टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, आइरिस डेटा सेट को अपना सैंपल डेटा मान के चलेंगे और उसके बेस पर आपने अगर बेस थ्योरम लगा ली है, इंप्लीमेंट कर ली है, तो सिंपल आपको क्या करना है, बहुत आसान होगा आपके लिए, अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को वहीं 70-30 में डिवाइड करके आप नेव बेस लगाइएगा। ठीक है, ये आपको काम करना होगा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे अच्छे लेवल पे। अब आ रहा है मैथमेटिक्स बिहाइंड बेस थ्योरम, मतलब ये जो फॉर्मूला बना है कैसे बना, तो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, ये काम आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने सारे फॉर्मूले आपको समझाए। अब ये फॉर्मूला आप मुझे समझाएंगे कि कैसे हुआ क्लास में, ठीक है, डिस्कस करेंगे और आप मुझे पूरे अच्छे से समझा देंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना। मैं आंसर देके जा रहा हूँ पूरा, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा आपको बताऊंगा, यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, बस आपको सिर्फ समझना है, अपने पुराने जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना है और समझाना है। बहुत आसान पड़ेगा क्योंकि आपके पास सामने दिया हुआ है प्रूफ कैसे कैसे होना है। ठीक है, अगर कुछ आपको नया लगता है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स काफी अच्छी कई बार नया नया ढूंढ के लाते हैं, तो आप उस तरह से भी बता सकते हैं। तो इसमें देखो डेटा दिया हुआ है आपके पास सैंपल, अगर आप आइरिस को, मतलब हम बार बार आइरिस इसलिए बोल देते हैं कि एक बैकग्राउंड में एक सैंपल होता है तो चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेटा सेट दिया हुआ है, देखो x के ऊपर i लिखा और y1 लिखा है, ध्यान दो वहां पे 3 क्लासेस होती है, तो सपोज y1 y2 डॉट डॉट yn है, तो 3 क्लास है, y1 y2 y3। ठीक है, हर क्लास में क्या है, x कुछ ना कुछ है, तो x सेपल लेंथ होगा, x सेपल विड्थ होगा और एक ये होगा, यानी मतलब आपका अगर हम ये देखें x1 y1, ठीक है, तो सेपल लेंथ है उसमें आपके पास कुछ डेटा है, सेपल विड्थ है उसमें कुछ डेटा है, और ये तो इसको अगर देखो यहाँ पे है, देखो x ऑफ i है, तो अगर i सब में सेम रख दो, ठीक है, सेपल लेंथ, तो सेपल लेंथ में जो हर सैंपल के लिए थी वैल्यू अलग अलग थी, ठीक है, पेटल लेंथ रख दो तो ऊपर वाला चेंज कर दो 2 और फिर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से मतलब जो है एक तरह का कि हर फीचर जो है अपने आप में बहुत, हर सैंपल के 4 फीचर और हर सैंपल के 4 फीचर हैं, ठीक है, और ये क्लास है। तो इस तरह से आपने अपने डेटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक, उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि ये फॉर्मूला जो है इसमें ये कैसे बना। तो आप जानते हो एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करा था आप लोगों ने, उसको यूज करोगे और
कंडीशनल प्रॉपर्टी, ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, इसका यूज कर लोगे और ये प्रूफ करोगे कि ये कैसे बना। ठीक है, तो ये है, आप नोट्स आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा। नाउ अब आते हैं इस पे, कुछ टर्मिनोलॉजीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लिखी है कर्व, अंडर फिटिंग लिखी है, ओवर फिटिंग लिखी है, वैलिडेशन लिखा है और स्केलिंग लिखी है और नॉर्मलाइजेशन है। तो स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन ये हम डेप्थ में समझने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है जानबूझ के, वरना फिर आप समझोगे नहीं बाद में। ठीक है, तो ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग और क्रॉस वैलिडेशन। तो पहले ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को समझते हैं। तो ओवर फिटिंग क्या होता है, जब आप क्या करते हो, कुछ फीचर्स जो लेते हो, ठीक है, उसको आपने ट्रेन किया, बहुत अच्छे से ट्रेन किया, लेकिन जब आपने उसको टेस्ट किया तो फेल हो गया। अब क्या प्रॉब्लम हुई सुनिए, कि जब आपने उसको सिखाया तो बहुत अच्छे सिखाया, बहुत बढ़िया सीख रहा था, अगर सीखने वाले टाइम को देखे तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब आपने उससे पूछा तो क्या है कि वो नहीं बता पा रहा है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब आपने ट्रेनिंग की थी, तो आपने जब डेटा सेट को डिस्ट्रीब्यूट किया से 70-30 में, तो जब आपने ट्रेनिंग की थी, ठीक, तो आपने उसको ट्रेन किया, लेकिन जब आपने सिखाया और फिर पूछा तो नहीं बता पा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो फीचर्स इन्वॉल्व है, जितने भी मतलब जो सैंपल्स थे, वो उसमें से कोई भी टेस्टिंग में नहीं है, यानी मतलब टेस्टिंग में सब अलग है। यानी मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आपने बहुत अच्छा किया, हर तरह से अच्छा किया, लेकिन जब पूछा तो नहीं बता पाए। तो क्या है, मैंने वो क्वेश्चन कभी आपसे पूछे ही नहीं जो आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो दैट इज ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग में यही होता है कि हमने ट्रेनिंग डिवाइड करना होता है समझदारी से, ट्रेनिंग और डेटा को मिक्स करके, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जो हमने टेस्टिंग में रखा था वो चीज, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी, उसके अंदर जो फीचर्स थे, वो कभी मैच नहीं किए जो हमने सीखे थे, तो आंसर कभी सही नहीं आएगा। अब आते हैं अंडर फिटिंग पे। अंडर फिटिंग में क्या है, व्हेन सम फीचर्स आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग बट दे आर आल्सो नॉट क्लासिफाई। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि वहां पे था कि कुछ फीचर जो थे ट्रेनिंग में सिखाए गए, वो कभी पार्ट थे ही नहीं, तो सीखेगा ही नहीं। यहाँ पे है, जब हमने सिखाया, ठीक है, और जो सिखाया और जो पूछ रहे हैं वो उसी में से कहीं पूछ रहे हैं, यानी मतलब जो हमारे पास टेस्टिंग का सैंपल है उसके फीचर कहीं ना कहीं मैच करते हैं ट्रेनिंग के फीचर से, लेकिन फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। यानी मतलब जो सिखाया गया उसी में से पूछ लिया तो भी नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फिर भी तो वो अंडर फिटिंग, यानी मतलब सही से सीखे नहीं आप। मैंने आपको क्लास में कुछ पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, सबको समझाया, और उसी में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, फिर भी नहीं बता पाए, दैट इज अंडर फिटिंग। और दूसरी चीज, जब मैंने आपको पढ़ाया क्लास में और आपने उस समय सब बढ़िया से समझा, लेकिन जब मैंने पूछा तो वो जो पूछा था वो कुछ नया था, कुछ अलग था, जो कभी पढ़ाया ही नहीं, तो नहीं बता पाए, दैट इज ओवर फिटिंग। तो ये दो चीजें होती हैं। तो इनको, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें, तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें, तो अंडर फिटिंग जो है उसमें क्या करें, आप अपने ट्रेनिंग डेटा को जो है और बढ़िया बढ़ा लो और ज्यादा बढ़ा लो। ठीक है, और एक तरीका क्या है ओवर फिटिंग की जैसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का, वो है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन में क्या करते हैं, देखिए आपके पास जो है डेटा सेट होता है 150 का, ठीक है, तो मान लिया कि आपने क्या किया, 3 सैंपल्स होते हैं, 3 क्लासेस होती हैं, और अगर हम 70-30 की बात करें तो आप 35-35 में डिसॉल्व करते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है, जैसे तोड़ने का, शुरुआत के 35 ले लिया आपने, ठीक है, पहली क्लास से, देन शुरुआत के 35 ले लिया आपने दूसरी क्लास से, देन थर्ड 35 ले लिया आपने तीसरी क्लास से। ठीक है, और फिर ट्रेनिंग टेस्टिंग में किया डिवाइड। एक तो ये हो गया। दूसरा आपने क्या किया, आपने नीचे से 35 ले लिया पहली क्लास से, दूसरे से नीचे से 35 ले लिया, और तीसरे से नीचे से 35 ले लिए, फिर आपने करा सॉल्व। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, आपने बीच में छोड़ के कुछ ऐसा बनाया कि आपने पहली क्लास से 35 ले, तो ये क्या है, आपने मिक्स करने की कोशिश किया बाद में बार बार। तो इसे कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन या क्रॉस फोल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। मीन जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ऐसा नहीं ऊपर से ही उठा लिया, नीचे से उठा लिया, या मिक्स एक ही लेआउट में नहीं, क्योंकि क्या होता है, हो सकता है सैंपल करते टाइम किसी ने एक जैसे फीचर ऊपर रख दिए और अलग से नीचे क्लासेस एक ही हो, तो पता चला ट्रेनिंग में तो जो पैटर्न आपने यूज किया, जो फीचर, वो अलग चले गए, टेस्टिंग में अलग चल गए, तो फिर ये ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, आप मिक्स फीचर लो, यानी मतलब क्या करो, कुछ पैटर्न छोड़ के ले लिया, ठीक है, उसके बाद कुछ ऊपर से ले लिए, कुछ नीचे से ले लिए, तो ये फोल्डिंग्स बनती हैं, ये क्रॉस फोल्ड बनते हैं, जिनका हम यूज आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हमारी इफिशियंसी काफी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से हम क्रॉस वैलिडेशन को करते हैं। ओके, ठीक है, आज के लिए थैंक यू।